Good evening, students. Today we are starting the third unit, that is work, power and energy. You have already learned much about this unit in your 10th standard, and most of the things are a revision here. Only a few topics are added in this chapter, which are new for you. Let us start with the revision work, that is work. वर्क क्या है? अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देता है तो ये कहा जाता है कि उस फोर्स ने कुछ काम किया। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या फोर्स के किसी कंपोनेंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ये कहा जाता है कि वहां पर उस फोर्स ने कुछ काम किया। वर्क इज डिनोटेड बाय W and its SI unit is joule. The CGS unit of work is work. You can see in this animation there is a man who is applying a 12 Newton force on a box and displaces it up to 5 meter. You can see that the displacement is in direction of force. 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में 5 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये आपका फोर्स जो है वो कुछ वर्क कर रहा है। अब ये कितना वर्क कर रहा है, इसको निकालने के लिए हमें मैथमेटिकली इसका जो एक्सप्रेशन है वो देखना है। वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने पे फोर्स के डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो आपने अभी पीछे पिक्चर देखी थी ये वाली, इसमें आपने देखा था कि 12 न्यूटन का फोर्स 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसके डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स इज 12 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। तो वर्क डन जो है विच इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये आपका 12 इंटू 5 होके 60 जूल हो जाता है। इसका मतलब इस केस में 60 जूल वर्क जो है वो किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 700 न्यूटन का फोर्स लगाया एक प्लेट के ऊपर और उसको 200 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर दिया उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये आपका फोर्स लग रहा है। ये देखिए, ये फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर का हो रहा है। इसमें आपका F इज इक्वल टू 700 न्यूटन है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 200 सेंटीमीटर। न्यूटन SI यूनिट है और सेंटीमीटर CGS यूनिट, तो हम इसको पहले SI यूनिट में चेंज करेंगे, दैट इज मीटर। S इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ गई मीटर। अब हमें ये पता है कि W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। F 700 into 2 that is 1400 joule. So the work done by force is 1400 joule in this case. एक और एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में ये एक लड़की है जो कि एक टायर को बांध के और रस्सी से खींच रही है। यहाँ पर आपको क्या चीज अलग दिखती है, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ना लग के इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। आपको ध्यान होगा आपने एक सेकंड यूनिट में पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये अगर थीटा एंगल पे वर्क लग रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये एफ साइन थीटा होता है। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इन वन डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। यहाँ पर भी वर्क डन होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट इज एफ इंटू, अगर डिस्प्लेसमेंट डी है तो एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये जो आपको अभी आपने एनिमेशन देखा था उसका या वीडियो देखा था उसको हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया हुआ है। ये फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है और अगर ये थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से वर्क कर रहा है, जो ये वाला है कंपोनेंट ये एफ कॉस थीटा है। यहाँ पे वर्क डन जो होगा फोर्स इनटू force which is F cos theta into displacement which is D. So this is F into D cos theta, या अगर आप इसको सीधे सीधे लिखें तो this is F dot D. तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और यही वजह है कि ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर आपको पता है कि F इज इक्वल टू M इंटू ए के बराबर होता है। हमने इस
जो फर्स्ट वाला आपका एक्सप्रेशन था विच इज एफ एस कॉस थीटा, इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो एफ की जगह एम ए, दिस इज एम ए एस कॉस थीटा, जहां थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। एक क्वेश्चन और देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Box is dragged along the floor by the rope which makes an angle 30 degree with the horizontal as shown in figure। ये आप देखिए 30 डिग्री एंगल पे ये खींच रहा है। If the force applied by the rope is 100 Newton and box is dragged by 10 meter, then calculate the work done by the force। यहाँ पे देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपका जो cos थीटा वाला यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स जो है वो 100 न्यूटन दिया हुआ है आपको, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दिया हुआ है और जो एंगल थीटा है दैट इज गिवन एज 30 डिग्री। तो यहाँ W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा जब आप लगाएंगे तो 100 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2, हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से आ गया 500√3 या 866.02 जूल। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि वर्क जो एसआई यूनिट है वो जूल है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर F 1 न्यूटन है और S 1 मीटर है तो जो वर्क डन है वो 1 जूल हो जाता है। इससे हमने इसको यहाँ डिफाइन किया है कि 1 जूल वर्क को ऐसे डिफाइन किया जाता है, अगर कोई फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू 1 जूल। सो 1 जूल may be defined as work done in displacing an object 1 meter by a 1 joule by a 1 newton force। तीन तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये पॉजिटिव वर्क होता है। आपने एक बॉक्स को पुश किया और जिस डायरेक्शन में पुश किया उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव वर्क है। दूसरा नेगेटिव वर्क, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो जाए तो नेगेटिव वर्क होता है। आप एक वॉल को पुश करते हैं, वॉल तो नहीं हिलती लेकिन आपका पैर जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है। या एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे खींच रहा है लेकिन वो ऊपर जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये आपका नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है। जीरो वर्क क्या होता है, अगर आपका कोई डिस्प्लेसमेंट ना होता हो, फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, दीवार को आपने पुश किया कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जीरो वर्क है। या अगर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पे होता हो, जैसे कि अगर एक कुल्ली अपने सिर पे सामान लेके चलता है, जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे पैरेलल चल रहा है, 90 डिग्री पे ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है, इसलिए जो वर्क डन बाय कुली इन दिस केस है वो जीरो है। यहाँ पर मैंने एक छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हैं। इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इन डायरेक्शन ऑफ एनी one of its component, then it is called positive work। Negative work क्या होता है, if body is displaced in an opposite direction to that of applied force, then work done is negative। Zero work क्या होता है, if displacement is at 90 degree to applied force or if there is no displacement by the force, then it is an example of it is zero work। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इसमें देखिए ये जो आपका फर्स्ट वाला केस है इसमें ऊपर की तरफ को ये एलिवेटर मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। इस केस में जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। दूसरे वाले केस में ग्रेविटेशनल पुल भी इसको नीचे खींच रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी नीचे की तरफ, लिफ्ट है वो भी नीचे की तरफ आ रही है। ये सेकंड वाले केस में ये आपका एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है बाय ग्रेविटेशनल पुल। ये देखिए इस केस में जो ये बच्चा है धक्का दीवार को दे रहा है लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए दिस इज अ केस ऑफ नेगेटिव वर्क। अब जीरो वर्क के लिए पुश करा आपने किसी बॉक्स को या किसी वॉल को या किसी हेवी ऑब्जेक्ट को और वो आपसे नहीं मूव हो पाया,
ये आपका जीरो वर्क है, दूसरा कुली वाला केस मैंने आपको बताई दिया है। अब आ जाते हैं पावर पे। पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जिस रेट पे काम किया जाए वो आपका पावर कहलाता है। पावर को कैपिटल P से लिखा जाता है और इसका ऐसा यूनिट वॉट होता है। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू W अपॉन D होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। जिस तरह से आपने पहले पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो F डॉट S के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं F डॉट S अपॉन T। S अपॉन T जो है ये वेलोसिटी होता है, इसलिए पावर इज इक्वल टू F डॉट P। सो पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स। पावर की जो बिगर यूनिट है वो किलोवाट है और 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होती है। एक इंडस्ट्रियल यूनिट पावर की है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है, इसको हॉर्स पावर कहा जाता है और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। यहाँ से हम 1 वाट को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, जैसे कि हमने जूल डिफाइन किया था, उसी तरह से देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है। अगर 1 जूल वर्क जो है वो 1 सेकंड में किया जाए, ये आपका पावर जो है वो 1 वाट के बराबर होता है। तो 1 watt may be defined as power consumed in doing a work of 1 joule in 1 second। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में किया जाए तो 1 वाट पावर जो है वो कंज्यूम होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखिए। एन इंजन परफॉर्म्स 4000 जूल वर्क इन 1 मिनट, कैलकुलेट पावर ऑफ इंजन। एक इंजन जो है वो 4000 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है 1 मिनट में। तो यहाँ पे W जो है वो 4000 जूल है, 1 मिनट है जिसको कि हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इट इज 60 सेकेंड। हमें ये पता है P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है। W की जगह 4000 की जगह 60, 400 अपॉन 6 या 66.67 वाट इज द पावर ऑफ इंजन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ अ मशीन इज 2 किलोवाट, हाउ मच वर्क इट विल परफॉर्म इन 30 सेकेंड। अगर किसी मशीन की पावर 2 किलोवाट है तो ये कितना वर्क परफॉर्म करेगी 30 सेकेंड में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2 किलोवाट, इसको वाट में चेंज कर लिया, 2000 वाट हो गया और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। इज इक्वल टू W अपॉन T होता है, इसलिए W इज इक्वल टू P इंटू T। P की जगह 2000 रखा, T की जगह 30, दिस इज 60,000 जूल। 60 के जूल वर्क विल बी डन बाय मशीन इन 30 सेकेंड। अब हम आ जाते हैं एनर्जी पे। एनर्जी क्या है? कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एनर्जी कहलाती है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी को कैपिटल E से लिखते हैं और इसकी SI यूनिट भी जूल होती है। बेसिकली एनर्जी और वर्क एक सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम किया जाएगा, जितना काम किया जा रहा है उतनी ही एनर्जी उसमें होगी। बेसिकली एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है और एनर्जी को हमेशा वर्क डन के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। एनर्जी का CGS यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। किलोवाट आवर एनर्जी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर 1 किलोवाट आवर कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक कंज्यूम की जाए तो ये किलोवाट आवर कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ फुल ऑफ एनर्जी है, आपके अंदर एनर्जी है तो आप जिंदा हैं, एनर्जी नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आपके अंदर जो मस्कुलर एनर्जी है उसको आप कन्वर्ट कर करके उसको यूज करते हैं। इसके अलावा और भी आपने एनर्जी सुनी होंगी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन लाइफ। एनर्जी के जो मेन फॉर्म्स हैं वो ये आपके सामने मैंने दिखाए हुए हैं, जो कि आप लगभग रोज ही इनका यूज करते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स हैं और ये आपको मैंने फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें आप देखिए कि कहाँ कहाँ कौन सी एनर्जी है। अगर कोई कार मूव कर रही है या कोई फ्रॉग जंप कर रहा है तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी, अगर आइसक्रीम पिघल रही है या सूप उबल रहा है तो थर्मल एनर्जी है। अगर आपकी विजिबल लाइट कहीं दिख रही है या इंफ्रारेड रेडिएशंस दिख रहे हैं या रेडियो वेव्स हैं तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हैं। जिसमें कि जो विजिबल लाइट है वो ऑप्टिकल एनर्जी है।
ऐसे ही जो पावर लाइन्स हैं या अगर आपकी बिजली गिरती है या थंडरिंग है, यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। मैच स्टिक को जलाने में या जो आप खाना खाते हैं उसमें, इनमें या डीजल पेट्रोल में, इन सब में केमिकल एनर्जी होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि सन पे या स्टार्स पे हो रहा है, या न्यूक्लियर फिशन जो है अर्थ कोर में जो हो रहा है, ये सब न्यूक्लियर एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। हम आ जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके स्टेट, शेप, साइज या पोजीशन की वजह से होती है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए, एनर्जी कैन बी यूज्ड टू डू, अंदर एनर्जी जो है वो कोई काम करने के लिए यूज हो सकती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो उसका मैकेनिकल एनर्जी होता है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, कार है, एलिवेटर है, या हैमर मोशन में है, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो जनरल टाइप्स हैं, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन या पोजीशन या शेप या साइज। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी possessed by an object due to its motion is called kinetic energy। किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका जो एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का होता है दैट इज हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स देखिए, एक दौड़ता हुआ बच्चा, मूव करती हुई कार, उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ आदमी, उड़ता हुआ एरोप्लेन, या मूविंग क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ प्लेयर, या रनिंग वाटर इन रिवर, ये सब एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि इन सब में आपका जो है मूवमेंट या मोशन इन्वॉल्व है। डेरिवेशन, एक्सप्रेशन डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का देखिए, हमने ये मान लिया कि एक कोई ऑब्जेक्ट है इसका की मास m है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स F लगाते हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन में v वेलोसिटी अटेन कर लेता है। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है मास m का, इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया गया और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगा और इसने वेलोसिटी v अटेन कर ली। तो consider an object of mass m which is under force F and is displaced in direction of force and attains a velocity v। यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स तो हमें पता है कि F लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है ये नहीं पता, इसलिए इसको निकालने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्योंकि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था इसलिए u की वैल्यू 0 हम यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से आपका हो जाता है v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, या यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। हमें ये पता है F इज इक्वल टू ma होता है, हमने W इज इक्वल टू F इंटू S में F की जगह ma रखा। देखिए, आपको पता है कि W इज इक्वल टू F इंटू S है, F की जगह ma और S की जगह v स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से ये a और ये a कैंसिल हो गया और आपके पास वर्क डन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ एम वी स्क्वायर वर्क डन हो रहा है इसमें। क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर वर्क डन हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर इतनी ही काइनेटिक एनर्जी थी, तो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सो द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगला आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body due to its position, shape and size। कहाँ पर है उसका लोकेशन या पोजीशन क्या है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से लिखा जाता है और U इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है। हाँ, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जमीन से कितनी हाइट वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल्स देखिए पोटेंशियल एनर्जी के, रेज्ड वेट, कोई आपने ये वेट है इसको उठा रखा है, ये चूंकि थोड़ा ऊपर तक उठा हुआ है, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये तुरंत नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि इसका जो वेट है वो फोर्स की तरह वर्क करेगा और जितना हाइट पे है उतना ज्यादा उसमें उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा।
यहाँ पर चूंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो रहा है, इसके मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ऐसे ही अगर आप किसी हिल टॉप पे कार को पार्क करते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर आपने किसी डैम में वाटर स्टोर कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी है। आपका जो रिवर वाटर है, जब वो वाटरफॉल के टॉप पे होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। आपने अगर किसी कोई बुक या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बैग एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, गिरने से पहले उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई बच्चा स्लाइड वाले झूले पे झूलता है, तो जब वो टॉप पे होता है, जब स्लाइड करना शुरू करता है उससे जस्ट पहले, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक राइप फ्रूट, पका हुआ फ्रूट, अगर आपका जब तक पेड़ से टूट के नीचे नहीं गिर रहा है, तब तक उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पीछे वाले काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल में बताया था कि फ्लाइंग बर्ड में देखिए, चूंकि वो फ्लाई कर रही है, मोशन में है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन वो कुछ हाइट पे मोशन में होगी, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। आपने एक बॉल थ्रो करी, तो उसकी मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और चूंकि वो जमीन से कुछ हाइट फ्लाई कर रही है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। कुछ आपको जो एग्जाम्पल्स या उसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं, वो इस तरह के आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया गया कि अ फ्लाइंग बर्ड हैज डैश एनर्जी, और आपको वहां पर एग्जाम्पल में जो आपके ऑप्शन है उसमें दे दिया गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड नन ऑफ देम। इसका जो आंसर होगा वो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखिए, हमने ये माना कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसको h हाइट से गिराया जाता है। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, ये अपने वेट की वजह से नीचे को जाएगा। इस पे वर्क करने वाला जो अकेला फोर्स है, दैट इज इट्स वेट mg। यहाँ पर देखिए, हमने फोर्स जो है दैट इज m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिस हाइट से आपने छोड़ा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो s इज इक्वल टू h। वर्क डन, एनर्जी को वर्क डन के फॉर्म में निकालते हैं। वर्क डन इज F इंटू एस, एफ की जगह mg और h, एस की जगह h। तो ये वर्क डन जो mgh है, ये वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये लॉ क्या कहती है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है और ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म या चेंज किया जा सकता है। ये देखिए एग्जांपल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के। जो आपके कमरे में पंखा चल रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। आपके कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है ऑप्टिकल एनर्जी में। अगर हम एक हीटर या गीजर की बात करें, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी। अगर हम सोलर सेल की बात करें, तो उसमें जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। बाद में आप उससे जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चलाते हैं, तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के। आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो आप मैक्सिमम जितने एग्जांपल्स अपने आसपास से देख सकते हैं उनके बारे में समझ लीजिएगा। अब देखिए, ये जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसका एक प्रूफ है यूजिंग द एग्जांपल ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये आपका एक ही क्वेश्चन है जो 8 नंबर में आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट आप देंगे और उसके बाद ये प्रूफ लिखेंगे। कभी कभी ऐसे आता है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव दैट द total mechanical energy of freely falling body remains conserved। दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब हम आ जाते हैं इसको प्रूफ पे। हमने ये माना कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको आपने एक पॉइंट ए से ड्रॉप किया। जो पॉइंट ए है वो h हाइट है। हमने ये माना कि कुछ सेकंड्स बाद ये पॉइंट बी पे पहुंचता है और उस समय इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब पॉइंट ए पे आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब वो बी पॉइंट तक पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। और ये जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से s डिस्टेंस पर स्थित है।
इसके बाद हमने माना कि फाइनली वो सी पॉइंट पे पहुंचता है जो कि जमीन पे है। जब वो जमीन से टकराता है तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हमने इसमें दिखा रखी है। ये देखिए, ये एक बॉल है जिसको कि ए पॉइंट से छोड़ा गया, यहाँ वेलोसिटी 0 है। कुछ सेकंड्स बाद ये बी पॉइंट पे पहुंचता है, यहाँ वेलोसिटी v1 हो जाती है। और फाइनली ये सी पॉइंट आ जाता है जहां इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इसको जो आपका वीडियो था उसको यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया है फिगर में। ये आपका पहला पॉइंट है ए पॉइंट वेलोसिटी 0 है और हाइट h है। बी पॉइंट पे आ जाता है तो वेलोसिटी v1 हो जाती है और हाइट h माइनस एस, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस s है तो यहाँ पे जो इसकी हाइट बचती है वो h माइनस एस बच जाती है। तीसरा पॉइंट सी है, जब ये सी पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है और हाइट जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जमीन पर पॉइंट है। अब देखिए, हम तीनों पॉइंट्स पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो निकालेंगे। देखिए, ए पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। हाफ एम, वी तो 0 है इसलिए वी स्क्वायर की जगह हमने 0 लिखा। इसके मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो m इंटू जी इंटू एच है। इसका मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और चूंकि ये h हाइट से छोड़ा गया है तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इट इज 0 प्लस mgh, या टोटल एनर्जी इज, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट बी पे। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो v1 हो चुकी है। v1 निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की जगह v1, u की जगह 0, a की जगह g, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर। जो वर्टिकल वेलोसिटीज होती है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए की जगह जी, और डिस्प्लेसमेंट एस ही हो रहा है। ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो एस था, तो दिस इज 2gs। यहाँ से आपको मिला v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम इंटू 2gs, दिस इज mgs। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपकी काइनेटिक एनर्जी बची mgs। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, m इंटू जी इंटू h माइनस एस। h माइनस एस क्यों है, क्योंकि जब ये यहाँ पॉइंट बी पे पहुंचता है तो ये s तो निकल जाता है और यहाँ पूरा हाइट आपका h था तो ये h माइनस एस बचता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज h माइनस एम जी इंटू एच माइनस एस, या एम जी एच माइनस एम जी एस। टोटल एनर्जी है वो इसका और इसका सम होगी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी mgs, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgs, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और आपको टोटल एनर्जी मिल जाती है mgh। यानी कि पॉइंट ए पे भी आप देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी थी वो mgh थी, और जब हम पॉइंट बी पे आए तो भी इसकी टोटल एनर्जी mgh है। नाउ लेट अस कंसीडर एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी v2 हो चुकी है। इसको निकालने के लिए फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। v2 स्क्वायर माइनस टॉप पॉइंट ए पे 0 था, v2 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2g। s की जगह अब आपका क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ये आपका 2gh हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी टू स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू 2gh, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा mgh। पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है, लेकिन अब h जो है चूंकि नीचे पहुंच गया है, यहाँ पे हाइट जो है वो 0 हो चुकी है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0 हो जाएगी। और आपका काइनेटिक एनर्जी mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, आपकी टोटल एनर्जी फिर mgh हो गई। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पॉइंट सी पे पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि ना तो एनर्जी वेस्ट हुई, ना क्रिएट हुई, ना डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए थी वो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी पे कन्वर्ट हो गई। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि potential energy at point A is totally transformed into kinetic energy at point C, but total mechanical energy of the object remained conserved or same. This is the proof of
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, आप ग्रुप में मुझे क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, या आप चाहिए तो आप अलग से भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप पे डालिएगा तो मुझे पता लगेगा कि किस ग्रेड का बच्चा इसको पूछ रहा है।